जून 1987, लाहौर। गर्मी से हवा कांप रही थी, डामर पिघल रहा था। सड़क पर गाड़ियों का शोर एक कभी न खत्म होने वाले सिरदर्द जैसा था। हॉर्न, इंजन और इंसानी आवाजों का एक असहनीय संगम। इसी शोर के बीच एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। एक नखलिस्तान की तरह अब्दुल खान बाहर निकला। उसने अपना महंगा सूट ठीक किया। उसके चेहरे पर गुरूर था, ऐसा गुरूर जो मानता है कि उसे कोई नहीं छू सकता, कि वो इस तपती हुई शोर मचाती दुनिया से ऊपर है। वो गलत था, उसकी मौत की तरह गलत। उसने उस पुरानी धूल भरी मोटरसाइकिल पर बैठे दो आदमियों को नहीं देखा। वो देखने के लिए थे भी नहीं। वो शहर की भीड़ का हिस्सा थे, वो परछाई थे, वो मौत थे। 9 गोलियां चली। पिस्तौल पर लगे साइलेंसर ने धमाकों को खा लिया, उन्हें सड़क के शोर में दफन कर दिया खामोशी से। 9 की 9 गोलियों ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया। वो आदमी जिसे कोई नहीं छू सकता था जमीन पर गिर पड़ा। उसके महंगे सूट पर उसके अपने खून के धब्बे फैल रहे थे। मोटरसाइकिल भीड़ में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। लाहौर अपनी रफ्तार से चलता रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोगों के लिए एक तूफान उठ रहा था। हिंदुस्तान ने हमला किया था, उनके घर में घुसकर उनके सबसे कीमती मोहरे को मारकर। 4 साल पहले 4 नवंबर 1984, पेरिस। सर्द बारिश हो रही थी। शहर का रंग स्लेटी था, जैसे किसी पुरानी तस्वीर का रंग उड़ गया हो, और संजीव जिंदल का मन काला। दिल्ली खामोश थी, हद से ज्यादा खामोश। एक ऐसी खामोशी जो चीखने से ज्यादा डरावनी होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। देश सदमे में था। एक नई सरकार, एक नया प्रधानमंत्री अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, और दुश्मन इंतजार नहीं कर रहा था। दुश्मन कभी इंतजार नहीं करता। लंदन में बैठा बीएन संधू और उसके तार हिलाता अब्दुल खान वो भूतों की एक फौज बना रहे थे। गुमराह नौजवान उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, हथियार दे रहे थे, और फिर उन्हें सरहद पार भेज रहे थे हिंदुस्तान का खून बहाने के लिए। जिंदल ने रिपोर्ट पे रिपोर्ट भेजी थी। हर रिपोर्ट एक चेतावनी थी। नाम, पते, बैंक अकाउंट्स, पैसों के लेन देन की रसीदें, हर फाइल एक टाइम बम थी जो टिक टिक कर रही थी। दिल्ली ने कुछ नहीं किया। एक भी फाइल नहीं खुली, एक भी फोन नहीं किया गया। ये खामोशी एक बोझ थी, एक ऐसा बोझ जो सांस रोक दे। उसका गुस्सा एक ठंडी आग थी जो अंदर ही अंदर जल रही थी, उसकी हड्डियों तक को जला रही थी। फोन बजा, दिल्ली से था। एक ही लाइन बोली गई, घर आ जाओ। इंतजार खत्म हुआ, खेल शुरू होने वाला था। दिल्ली अब बदली हुई थी। शोक की चादर के नीचे एक नई ऊर्जा थी, एक नया संकल्प। राजीव गांधी की सरकार को जवाब चाहिए थे। उन्हें सिर्फ बातें नहीं, एक्शन चाहिए था। जिंदल डायरेक्टर के सामने खड़ा था। इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा मकड़ जाल उनके सामने रख दिया। हर खिलाड़ी, हर मोहरा, हर खतरा। सर, अब लंदन वाले अब्दुल खान है ना, वो इस फसाद की असली जड़ हैं। वो दिमाग हैं, बीएन संधू उनके हाथ पैर हैं। हमें जड़ को काटना होगा, उसे खत्म करना होगा। डायरेक्टर ने बिना पलक झपकाए सुना। उनका चेहरा पत्थर का था, जिस पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। तुम्हारा प्लान क्या है? जिंदल तैयार था। उसने महीनों से इस पल का इंतजार किया था। उसने प्लान बताया। ये बचाव का प्लान नहीं था, हमले का था। ये रोकथाम का प्लान नहीं था, सफाई का था। एक खामोश जंग जो परछाइयों में लड़ी जानी थी, बिना शोर के, बिना सबूत के। ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया हॉर्नेट, मधुमक्खी का छत्ता। इसे छेड़ना नहीं था, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना था। पहला पड़ाव ऑस्ट्रिया। उसे सोफी की जरूरत थी। उनका एक अतीत था। वियना 1983। एक ऑपरेशन जो गलत हो गया था, बहुत गलत। एक गलती और जिंदल को संपर्क तोड़ना पड़ा था सोफी की हिफाजत के लिए। पर सोफी ने इसे ऐसे नहीं देखा। उसका गुस्सा एक दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ा था। तुम कहाँ थे? एक सुबह तुम बस गायब हो गए। कोई खत नहीं, कोई फोन नहीं, क्यों गायब हो गए? उसकी आवाज में धोखा था, दर्द था,
तुमने सिर्फ एक रिस्की ऑपरेशन के लिए मेरा इस्तेमाल किया और जब काम हो गया तो फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। जिंदल ने उसे बोलने दिया। वो इसका हकदार था। वो जानता था कि उसके पास जवाब नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। जब सोफी का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो जिंदल ने कहा, तुम्हारी भलाई के लिए था सोफी, वो लोग तुम्हारे पीछे आ जाते। सोफी ने यकीन नहीं किया, पर गुस्से की जगह अब एक जानी पहचानी उत्सुकता ने ले ली थी। मैं जानती हूं ये तुम्हारे काम का हिस्सा है, छोड़ो अब, पहले काम की बात करो। तुम यहाँ क्यों हो? जिंदल को लंदन में उसकी आंखें और कान चाहिए थे, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई पहचानता ना हो। उसने सोफी को $500 दिए, एडवांस, एक टोकन। असली कीमत एक वादा था, इंसाफ का वादा। सोफी ने पैसे ले लिए, वादा अभी बाकी था। अगला था हरप्रीत आहूजा, एक वतन परस्त, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी पहुंच सही जगहों तक थी, जिसके हाथ लंबे थे। वो तैयार था, बल्कि बेचैन था, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार। फिर छोटी छोटी कड़ियां जुड़ने लगी। तारिक सिद्दीकी, एक टारगेट के घर में माली, वो अदृश्य था। लोग उसके सामने ऐसे बात करते थे जैसे वो वहां हो ही नहीं। वो सब कुछ देखता था, सब कुछ सुनता था। थोड़े से पैसों के लिए और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वो सब कुछ बताने को तैयार था। अमरजीत सिंह, एक बड़े आतंकवादी का चचेरा भाई, फंसा हुआ, डरा हुआ। वो एक ऐसा चूहा था जो 2 बिल्लियों के बीच फंस गया था। वो काम आने वाला था। इस नेटवर्क की कई शाखाएं थी, एक पेड़ की जड़ों की तरह फैली हुई। हर एक को काटना जरूरी था। आसिफ खान, एक रिक्रूटर, वो बर्मिंघम में खुद को महफूज समझता था, वो नहीं था। एक गीली शाम, एक तेज मोड़, एक कार एक्सीडेंट, बहुत दुखद, कोई गवाह नहीं। एक शाखा कट गई। फिर हरबख्श सिंह, एक कातिल, पाकिस्तान में छिपा हुआ। वो एक बड़ी समस्या था। अमरजीत सिंह उसे हल करने की चाबी था। जिंदल के 2 आदमी, मोहन और क्लार्क, उससे मिले एक छोटे से बदबूदार कमरे में। उन्होंने धमकाया नहीं, समझाया। तू भारत में 4 पुलिस वालों को मारकर यहां आया है और शरणार्थी की एप्लीकेशन में लिख रहा है कि तुझे इंडियन गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। अमरजीत कांप रहा था। वो एक ऐसा जानवर था जिसे हर तरफ से घेर लिया गया हो। क्लार्क की आवाज शांत थी पर जानलेवा। देखो, ये इंडियंस बहुत गुस्से में हैं। अगर चाहें तो तुम्हें अभी के अभी मार सकते हैं, लेकिन अगर तुम हरबख्श सिंह के खिलाफ हमारी मदद कर दो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें यहां की नागरिकता मिल सकती है। अमरजीत टूट गया। उम्मीद की एक छोटी सी किरण ने उसके डर को चीर दिया। सर, मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं बस उन्हें यहां लाकर एक सेफ जिंदगी और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं। उसने सब कुछ उगल दिया। हरबख्श का रूटीन, उसका रास्ता, उसकी हर आदत। अगस्त 1985, पाकिस्तान का N5 नेशनल हाईवे। एक ट्रक का कंट्रोल बिगड़ गया। आमने सामने की टक्कर, एक और दुखद हादसा, एक और शाखा कट गई। शाखाएं कट चुकी थीं, अब दिल की बारी थी। पैसे की अवतार सेठी, लंदन का एक इज्जतदार बिजनेसमैन और आतंक का फाइनेंसर। आहूजा और सोफी ने उस पर 4 महीने नजर रखी। हर मीटिंग, हर कॉल, हर लेन देन। उन्होंने उसके चारों तरफ सबूतों का एक पिंजरा तैयार कर दिया। अब दरवाजा बंद करने का वक्त था। जिंदल ने अपना सबसे बेहतरीन आदमी भेजा, रंजन गुप्ता। गुप्ता सेठी से उसके अपने ऑफिस में मिला। ऑफिस आलीशान था, शहर का नजारा दिखता था। सेठी मगरूर था। मैं एक व्यस्त आदमी हूं, किस बारे में बात करनी है? गुप्ता ने वक्त बर्बाद नहीं किया। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं रॉ का एजेंट हूं। सेठी के चेहरे से गुरूर ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। उसकी जगह डर ने ले ली। मिस्टर सेठी, हमें आपके और बीएन संधू के बारे में सब पता है। हमें यह भी पता है कि आप ISI और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे हो। गुप्ता ने मेज पर फाइलें फैला दी, तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट्स, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स। सेठी की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। पूछताछ 6 घंटे चली।
गुप्ता ने एक भी सवाल नहीं पूछा, उसने सिर्फ बताया। एक एक करके उसने सेठी के सारे राज उसके सामने रख दिए। वो टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी में बैठे 6 ISI अफसरों के नाम, उनकी पेरोल पर काम कर रहे 18 हिंदुस्तानी एजेंटों के नाम, उसने पूरा का पूरा नेटवर्क थाली में सजा कर दे दिया। गुप्ता का आखिरी सवाल एक हुक्म था, मिस्टर सेठी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब सब सच बता दो। सेठी ने जिंदगी चुनी। सबूत इतने पक्के थे कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। उन्हें ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किया गया, खामोशी से, पर्दे के पीछे। कोई पब्लिक स्कैंडल नहीं हुआ, कोई डिप्लोमेटिक बवाल नहीं। 6 ISI अफसरों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे दिए गए। वो चले गए। BN संधू और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। यूके में उनका नेटवर्क तबाह हो गया। जिंदल के महीनों पहले कहे शब्द गूंज रहे थे, सर, हमें किसी भी कीमत पर BN संधू को पकड़ना होगा। मिशन का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था। इंटेलिजेंस ने पुष्टि की, यस सर, ISI चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद संधू को सुपरवाइज कर रहा है। यूके में बैठे सांप का फन कुचल दिया गया था। हिंदुस्तान में एक खामोश सफाई शुरू हुई। लिस्ट में 18 नाम थे। देश की सुरक्षा के लिए 18 खतरे। एक एक करके वो गायब हो गए। कोई शोर नहीं, कोई खबर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस गायब। हिंदुस्तान में नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई थी। और फिर जून 1987, लाहौर। कहानी वहीं आकर खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। अब्दुल खान, मास्टरमाइंड। वो सोचता था कि वो अपने घर में, अपने शहर में महफूज है। वो गलत था। रॉ ने अपने 2 बेहतरीन लोग भेजे। वो एक मोटरसाइकिल पर आए। उनके पास साइलेंसर लगी पिस्तलें थी। उन्होंने इंतजार किया। उस तपती हुई दोपहर में उन्होंने सब्र से इंतजार किया। काली मर्सिडीज आई। अब्दुल खान बाहर निकला। 9 गोलियां। ये सिर्फ गोलियां नहीं थी, ये एक पैगाम था, सीधा ISI हेडक्वार्टर के लिए। एक ऐसा पैगाम जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। सरकारी कहानी बनाई गई कि यह बिजनेस की दुश्मनी थी, एक डील जो गलत हो गई। किसी ने यकीन नहीं किया। ISI के अंदर खलबली मची थी, दहशत थी। उन पर हमला हुआ था, बहुत जोरदार हमला, उनके अपने मैदान में। हिंदुस्तान ने खेल के नियम बदल दिए थे। हॉर्नेट ने डंक मार दिया था और छत्ता तबाह हो चुका था। ऑपरेशन हॉर्नेट कामयाब रहा। परछाइयों में लड़ी गई जंग में एक खामोश जीत, एक ऐसी जंग जो कभी खत्म नहीं होती।